हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स से पढ़े हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में हमने पढ़ना है कि ब्रांच ऑफ रेट ऑफ ब्रांच जो कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन से डील करती होती है प्लस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट। ठीक है, अब हमारे पास रेट क्या है, बेसिकली चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखना है कि रेट फॉर एग्जांपल ए इंटू बी जा रहा था, तो आप क्या रेट लिख सकते हो कि ए अपॉन टाइम या बी अपॉन टाइम, तो आपके ये रेट की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास रेट की यूनिट क्या है, इसकी कंसिडरेशन की होती है मोल डी एम क्यूब और टाइम की होती है सेकेंड, तो आपका रेट की ये पूरी यूनिट है। अब हमारे पास दो, अच्छा अब हमारे पास दो टाइप के रेट्स होते हैं, एक एवरेज रेट होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, एवरेज रेट बेसिकली क्या होता है कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान का जो रेट होता है, फॉर एग्जांपल वो हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपने एवरेज का मतलब ये कि ए और बी ये कोई पॉइंट्स थे, इनके दरमियान में आपने रेट ले लिया। फॉर एग्जांपल ये 10 सेकंड था, ये 20 सेकंड था, इनके दरमियान का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, एवरेज। और 10 सेकंड पे जो आप निकाल लो वो इंस्टेंटेनियस। फिर मैंने कुछ MCQs लिखे हैं कि इनिशियली याद रखिएगा आप हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एवरेज रेट से। फिर आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि फाइनल रेट में क्या होगा, फाइनल जब प्रोसीड कर रहा होगा तो एवरेज रेट बराबर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट के। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाए तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो जाते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट। दो टाइप के मेथड्स हैं, एक केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड टाइटरेशन है, इसकी डिटेल बुक में नहीं है, बहुत सारी बुक्स में सिंपल आपको पता होना चाहिए केमिकल मेथड कौन सा है। MCQs के लिए आप टिक कर दो टाइटरेशन। फिर फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड में सबसे पहला आता है स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीट्री में एक आप सब्सटेंस यूज़ करते हो जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, और आप देखते हो कि अगर एब्जॉर्बेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर आप एक और मेथड यूज़ करते हो जिसे हम कहते होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप कोई आइंस वाला सोल्यूशन यूज़ करते हो और जितने ज़्यादा आइंस प्रोड्यूस होते हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। फिर आप डाइलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूज़ करते हो, जितना वॉल्यूम में चेंज आता है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। फिर हम लोग एक ऑप्टिकल रोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जितनी ज़्यादा वो ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, वो उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। फिर हम एक यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव मेथड, जिसमें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना चेंज आएगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर एक मेथड होता है जैसे हम कहते हैं पीएच मीट्री, जिसमें जितना पीएच होगी, पीएच में चेंज आएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और फिर लास्ट में हमारे पास एक आता है कलरीमीटर, जिसमें जितना इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं रेट 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 पढ़ रहे, तो रेट को लिखते हैं कैसे। रेट को इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ये ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो मैं कंसंट्रेशन लिख दूंगा ए और बी और उनकी पावर को बना दूंगा ऊपर। ठीक है, अब जबकि ये जो के है इसका मतलब है रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इस के के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए हमें। जो बातें पता होनी चाहिए वो ये कि के टेम्परेचर डिपेंडेंट है केसी की तरह। और एक और इम्पॉर्टेंट MCQ कि रेट के बराबर कब आ रहा है, कि जब आपके पास या तो कंसंट्रेशन एक हो या ऑर्डर ज़ीरो। अब इस बात को हम देखते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन से मुराद क्या है, सारी पावर को ऐड कर दो इस तरीके से। मैं इस पावर को इस पावर को और इस पावर को ऐड कर दूँ तो ए प्लस बी मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। मैक्सिमम क्या है 3। अब इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि जो पावर ऐड होगी ये आपके पास कब होगी, स्लो स्टेप के अंदर ऐड होगी। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर्स में सबसे पहला है ज़ीरो ऑर्डर। रेट, कंसिडरेशन और ऑर्डर क्या है, ज़ीरो। अब जब भी ज़ीरो पावर आ जाती है इसका मतलब वन, और वन से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करा तो देखो रेट और के बराबर आ गए, तो तभी मैंने ऊपर एक MCQ लिखवाया था कि जब रेट और के बराबर हो या तो कंसिडरेशन वन होगी या ऑर्डर ज़ीरो होगा। अब इससे हवाले से कुछ बातें आती हैं कि इसका मतलब क्या है। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब ये कि वो कंसिडरेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है कभी भी रिएक्टेंट की ऑर्डर रेट। और फिर हमारे पास जितने भी ज़ीरो ऑर्डर वाले होंगे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे और यूनिट सेम एज रेट, ये बात भी सबको पता ही है। ठीक है, अब यूनिट निकालना सीखेंगे भी। अब एक और बात जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करने वाली, फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन सा होता है, भाई सबको पता है
के फोटोसिंथेसिस। पेपर में सवाल आ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। अब बच्चे उस टाइम पे इधर उधर घूम रहे होंगे, तो ये बात आपको अगर याद होगी तो आप कर सकते हो, अगर नहीं याद होगी तो नहीं कर सकते। अब वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, ये सारी बातें आपको थ्योरेटिकल हैं, आपको उनको कनेक्ट करना सीखना है। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने एक कंसंट्रेशन लिखी ए और आपने पावर 1 लिखी 1। अब 2 की पावर 1 लिखोगे तो आंसर 2 आएगा, 3 की पावर 1 लिखोगे तो आंसर 3 आएगा। और आपने इसमें क्या याद रखना है कि सारे के सारे रेडियो एक्टिव डी के क्या हैं, अल्फा बीटा गैमा डी का, गैमा डी के सारे क्या है रेडियो एक्टिव। अब वो इक्वेशन दे देगा, वो बोलेगा इसका रिएक्शन बताओ कौन सा, भी बीटा डी के बता दे, अल्फा डी के लिख कर बता देगा वो, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर आ जाता है। सेकेंड ऑर्डर में पावर का सम 2 होता है, थर्ड ऑर्डर में पावर का सम 3 होता है। तो अभी तक हमने इतना ही किया है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास एक और रेट ऑफ रिएक्शन आता है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हमारे पास एक और रेट आ जाता है जिसे हम कहते हैं सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है और वो सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। एक्सेस होगा तो हमारे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, खाली का खाली लिमिटिंग रिएक्टेंट पर करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन जो भी होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो इस तरीके से, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब हम लोग कुछ MCQs कर लेते हैं। यूनिट्स निकालना, पहले हम यूनिट निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। यूनिट, अच्छा भाई यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, मोल DM क्यूब 1 माइनस n डॉट सेकेंड एस, ठीक है। अब हमारे पास आपने n की जगह रेट पुट करना है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या रेट करना है, रेट पुट करना है। अब अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मोल DM 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो मेरे पास आंसर सेम आएगा, मोल DM क्यूब सेकेंड इनवर्स। अगर मैं इसकी जगह 2 पुट कर देता, n की जगह 2 पुट कर देता, तो मेरे पास क्या आएगा, मोल DM क्यूब 1 माइनस 3, मैं थर्ड ऑर्डर का निकाल रहा हूँ यूनिट, तो किस तरह निकलेगा, मोल DM क्यूब पावर -2। अब मल्टीप्लाई करा दो पावर को, तो मोल -2 डॉट पावर की पावर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, लेकिन पॉजिटिव 6 और सेकेंड इनवर्स। तो सिंपल ये यूनिट का तरीका है, ठीक है। अच्छा अब MCQ क्या कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन becomes फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब, ए when one reactant is limiting, B when one reactant is excess। तो भाई आप बोलोगे सर जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में आ जाएगा तो जब हमारे पास वो ऑर्डर जो है सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा। देखो ना ऊपर जैसे ये वाला है, ये सेकेंड ऑर्डर होता है, लेकिन ये क्या है, इसमें ये एक्सेस में था, तो वो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ MCQs लिख लेते हैं फॉर, अब हमारे पास आगे ही रखना, हमारे पास फॉर केमिकल रिएक्शन A to B, ये केमिकल रिएक्शन है मेरे पास A to B, हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is increased to 4 times।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इज ऑप्शन 1 2 सी इज हाफ। अब क्या करोगे, इस तरीके से आपने लिखा कंसंट्रेशन, आप एक साइड पे लिखो, एक साइड पे एक रेट लिखो। अब स्टार्ट करो। उन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो पहले तो आप 1 to 1 लिखो, देखो 1 था। अब उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स डबल व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज टू 4 times, ये आ गया। अब आप फाइंड करना है ऑर्डर क्या होगा। अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम करनी है और पावर निकल आएगी, बेसिस सेम पावर से। तो अब आपको पता है कि किस तरीके से होगा। अब आप करोगे सर, आप कहोगे सर 2 की पावर अगर मैं 2 ले लूँ, आप बोलो सर मैं 2 की पावर 2 ले लूँ और आंसर 2 कैसे आएगा, जब आप इसको 1/2 से डिवाइड करा दोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या है, हाफ। दोबारा देखो, कंसिडरेशन 4 थी और रेट क्या आ रहा है, 2 है। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि इसकी उसका ऑर्डर क्या है। तो सर आप बोलोगे सर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं इसकी पावर 2 ले लूँ और इस तरीके से, अब ये 2 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, हाफ से डिवाइड करा दूंगा, तो मेरे पास पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, हाफ। ठीक है। अब इसी सवाल को ये समझो कि कंसंट्रेशन रेट, अब कंसंट्रेशन क्या हुआ, वो कह रहा है 8 टाइम इंक्रीज हुई और रेट जो था वो 2 था। अब पावर ऑर्डर क्या आएगा, अब ऑर्डर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बेस पहले मैं सेम कर लूँ 2, और मुझे पता है 2 की पावर 3 times 8 होता है। तो बोलोगे सर अब मैं 3 को ख़त्म करने के लिए 1/3 से डिवाइड करा दूँ, तो 3 से 3 कैंसिल, तो मुझे ऑर्डर क्या पता चल गया, इसका क्या होगा, 1/3। तो ये तरीका है, ये वाले क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन देखो इस तरीके से, रेट के e⁻²b। अब वो कह रहा है ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ a and b, rate increases how many times। ऑप्शन ए 1 जो है वो है 4 टाइम, ऑप्शन बी है 9 टाइम्स, ऑप्शन सी है 8 टाइम्स। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, रेट के दोनों की कंसिडरेशन 2 टाइम लिखी, 2 टाइम लिखी, ये हो गया। आपने कहा कि सर के 2 का स्क्वायर लो 4 और ये लिखा 2, और फिर आप बोलोगे सर 4 2 = 8, तो कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। सिंपल ये तरीका है। ठीक है। अब हमारे पास हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, हमें पता है कि हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट की आधा होने का जो कंसंट्रेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर वो 10 ग्राम्स है, तो जब वो 5 ग्राम्स हो रहा है, तो ये जो टाइम है वो हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ के लिए 2 फार्मूलाज हैं। हाफ लाइफ के लिए 2 फार्मूलाज आपको याद रखना है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ, यही यूज़ होंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एक फार्मूला ये है चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और दूसरा हमारे पास है फॉर रिमेनिंग अमाउंट, फॉर रिमेनिंग अमाउंट कि कितना अमाउंट बाकी है, तो आप एक फार्मूला ये यूज़ कर सकते हो, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, और x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है। अब हमारे पास हर ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पता होनी चाहिए। ठीक है। बेसिकली हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ है वो इस तरीके से लिखते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन n-1। ये एक जनरल फार्मूला है। लेकिन अब हम देख लेते हैं 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर
इन सारों के लिए क्या निकलती है। ठीक है, तो बस एक MCQ याद रख लो कि ये एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी कंसंट्रेशन से। जब आप एन की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास ज़ीरो माइनस वन नेगेटिव वन आएगा, नेगेटिव वन को पॉजिटिव वन बनाने के लिए आप ऊपर ले जाओगे, तो इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर और इसके लिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इम्पॉर्टेंट याद रखो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। किस तरीके से, अभी मैं बताता हूँ। ये देखो, आप n की जगह वन पुट करो, वन से वन क्या माइनस करो ज़ीरो, किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, अगर e की पावर ज़ीरो तो इसका मतलब वन, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ हैं, घुमा फिरा कर आते हैं। देखो, कंसंट्रेशन ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट थी और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन की, ये बातें दो अलग अलग हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आगे बात को हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन वन ये है, वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन वन है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट मतलब CCl4 इज 2.5 आवर्स। क्वेश्चन समझो। अब वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 10 आवर इज, if initial weight is 160 grams। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 ग्राम, ऑप्शन बी 10 ग्राम, ऑप्शन सी 15 ग्राम्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हाफ लाइफ, इसने क्या क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है और टोटल टाइम दिया है। तो आप फार्मूला से पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो। आपने कहा हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना था हमारे पास 10 और हाफ लाइफ कितना था 2.5। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई वो 4 आ गई। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये आप देखो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ गई, 4 हमारे पास आ गए। अब आपने क्या कहा, फॉर रिमेनिंग अमाउंट में आपने कहा, एक था ना हमारे पास फॉर रिमेनिंग अमाउंट, इनिशियल मास को डिवाइड करा दो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की पावर से। इनिशियल मास कितना था 160 और हाफ लाइफ कितनी थी 4, तो बस 160 और 2 की पावर 4 क्या होता है 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10 ग्राम्स। तो दिस इज़ हाउ यू हाफ लाइफ के क्वेश्चन आते हैं, तो 10 ग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, अब अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि फॉर, इसी तरीके के क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 14 सेकेंड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम टोटल टाइम बोल रहा है, टोटल टाइम फॉर इनिशियल concentration to reduce to 1/8 of its value। वही कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि 1/8 जब हो जाएगा
तो आपके पास टोटल टाइम क्या आएगा? तो टोटल टाइम कितना है? अब देखो 28 सेकेंड्स कह रहा है, बी 42 सेकेंड्स कह रहा है, सी 14 सेकेंड्स कह रहा है। अब आपको पता है, आप बोलोगे सर हमें एक बात पता है कि टोटल टाइम जो होता है हाफ लाइफ को मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, ठीक है, सही है। फिर आप बोलो सर हमें ये भी पता है कि 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1/2 तो एक हाफ लाइफ गुजरेगी, अगर मैं 1/4 लिख दूँ तो 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी, और मैं 1/4 से अगर 1/8 चला जाऊँ तो 3 हाफ लाइफ निकलेंगी। तो आप क्या बोलोगे सर कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं? 3। और हाफ लाइफ कितनी है? हाफ लाइफ कितनी थी हमारे पास? 14। और 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 4 ज़ार 28, 3 1 ज़ार 3, और आप इसमें 3 4 ज़ार क्या होता है? 12 होता है, सॉरी। और तो 12 और 3 1 ज़ार 3, तो 48 सेकेंड्स टोटल टाइम हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट। 48 42 सॉरी, ठीक है। तो इसमें कोई मसला? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ देखो आपने सिरा कैलकुलेट किया, टोटल टाइम आपने कैलकुलेट किया, तो आपके पास 2 वो इनिशियल फार्मूला थे वही आपने याद कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी देख लेते हैं, और वही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और इनफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन से मतलब क्या है? हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, नहीं है देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? कि देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कंपाउंड्स होने चाहिए। फिर अब हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिहाज से हम एक्टिवेशन एनर्जी देख लेते हैं। वही एक्सोथर्मिक में हमें पता है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, और एंडोथर्मिक में ऑपोजिट हो जाता है, प्रोडक्ट ऊपर होता है और रिएक्टेंट नीचे होता है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो आप क्या लिखोगे? अब ये देखो ना, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए। अब इसके केस में फॉरवर्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की ये है, और रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो इस केस में? आप बोलोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए कम है और एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए ज़्यादा है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अब इसमें ऑपोजिट कर दो, आप बोलोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के लिए इन एंडोथर्मिक, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। पहला बात नेचर, दूसरी बात कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट से, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है लाइट
और जैसे एब्जॉर्बेंस मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब वही बात है, इफ, अब इसमें याद रखना, इफ 10 डिग्री इज चेंज्ड, रेट डबल्स। अगर आपने 10 डिग्री 10 डिग्री का चेंज ला रहे हो आप किसी भी टेम्परेचर के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। ठीक है, रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपने 10 डिग्री का चेंज लाया और आपका रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 90 से 100 डिग्री का चेंज लाया, फॉर एवरी चेंज इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर 10 आएगा। सो लेट्स स्टॉप, छोड़ो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। फिर ये बात ये तो चलनी चाहिए कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और फिर हमारे पास होना चाहिए कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर फेस, यानी HCl गैस का रेट ज़्यादा होगा HCl लिक्विड से, और फिर HCl सॉलिड से। तो दिस इज़ वी आर गोना एंड आवर चैप्टर। होप सो आपको ये समझ आया हो। जो समझ ना हो आप लोग कमेंट सेक्शन करें, और नेक्स्ट जो टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट्स करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।